आपको कितनी देर हो गई है, अभी तक आप ऑफिस के लिए रेडी नहीं हुए हो? क्या आज आपको ऑफिस नहीं जाना है? अरे शीतल, हमेशा तो मैं ऑफिस में ही रहता हूँ। मैंने सोचा आज का दिन मैं अपनी पत्नी के साथ बिताऊं। कितने समय से हम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया है। शीतल करण की बात सुनकर शर्मा जाती है, जिसके बाद करण उसे गले से लगा लेता है। तभी सुजाता की आवाज आती है, अरे बहू, ओ बहू, अरे कहाँ है? तुझे घर में काम दिखाई नहीं देता? देख अभी तक तूने हमें नाश्ता तक नहीं दिया। अरे तेरे बाबूजी को आज बैंक जाना है, जल्दी से नाश्ता बनाकर दे दे। ये लो जी, अब तो हमारे पास घर में रहने के बाद भी टाइम नहीं है। चलिए मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ, पहले माँ और बाबूजी को नाश्ता बनाकर दे दूँ। शीतल रसोई में जाकर अपनी सास और अपने ससुर के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद आमोद और सुजाता दोनों नाश्ता करने लगते हैं। ये बैंक वाले भी ना बहुत चक्कर लगाते हैं। कितने दिनों से बैंक के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन मेरी LIC खत्म होने के बाद का मेरा पैसा दे ही नहीं रही है। तभी करण आ जाता है। अरे बाबूजी, 2-4 गालियाँ सुना दीजिए बैंक वालों को, वो फौरन आपकी बातें सुन लेंगे। करण की बात पर सुजाता और शीतल दोनों ही हंसने लगती हैं। तभी करण के फोन पर उसके छोटे भाई अभिमन्यु का फोन आता है। अरे अभिमन्यु, कितने दिनों बाद तुमने कॉल किया है। क्या तुझे मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती? देख, हर साल तो बहाने बनाकर रह जाता है, लेकिन इस बार नहीं। जितनी जल्दी हो सके वहाँ से अपनी पत्नी के साथ फौरन घर लौटा। हम सभी को तुझसे मिलना है। करण बात कर ही रहा था कि तभी शीतल फोन छीनकर अभिमन्यु से कहती है, अरे देवर जी, जब से मेरी शादी हुई है मैंने आपकी शक्ल तक एक बार भी नहीं देखी। ऊपर से आपने शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। क्या करता भाभी, अब ये प्यार का मामला है। आखिर मुझे भी तो लवेरिया ही हुआ है, जिसके चलते मुझे जल्दी शादी करनी पड़ गई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पत्नी को लेकर बहुत जल्द घर लौट आऊंगा। ऐसा कहने के बाद अभिमन्यु फोन काट देता है, जिसके बाद वह अपने ऑफिस का काम करने लगता है। वहीं अचानक से आमोद को खांसी उठने लगती है। अरे लगता है फिर से तबीयत खराब होने वाली। मुझे तो अभी बैंक भी जाना था। अब मैं क्या करूं? लेट जाऊंगा तो काम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऊपर से बैंक वाले 4 बातें और सुनाएंगे। आमोद ये कहकर परेशान होने लगता है कि तभी करण कहता है, अरे पिताजी, आप भी ना, क्या जरूरत है बैंक के चक्कर लगाने की। खैर छोड़ो, एक काम करता हूँ, मैं ही आपको बैंक ले जाता हूँ। वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। करण अपने पिताजी को बैंक ले जाता है, जिसके बाद अपने पिता के इंश्योरेंस के फॉर्म भर देता है और काम खत्म होने के बाद वह अपने पिता के साथ घर की तरफ लौट रहा होता है। तभी करण को रास्ते में एक ठेला दिखाई देता है, जिसके ऊपर बहुत सारी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ होती हैं। प्यारी चूड़ियाँ हैं। ये चूड़ी मैं अगर शीतल के लिए लेकर जाऊंगा तो उसे बहुत पसंद आएगी। अपने मन में ऐसा विचार लाकर वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं आपको रिक्शा करवा देता हूँ। आप रिक्शा में बैठकर घर जाइए, मुझे काम है, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद करण अपने पिता को रिक्शा में बैठा देता है और उसके बाद वह चूड़ी लेने पहुंच जाता है। चूड़ी लेने के बाद वह रोड क्रॉस करके रिक्शा वाले के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक सामने से बहुत तेज कार आती है और उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते वह इस दुनिया को छोड़ देता है। वहाँ की पब्लिक करण की कॉल हिस्ट्री की आखिरी कॉल देखकर उसकी पत्नी शीतल को कॉल कर देती है। माँ जी, करण जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मेरे साथ चलिए, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। शीतल की बात सुनते ही घर के सभी सदस्य दुर्घटना वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां उनके पहुंचने से पहले ही करण अपना दम तोड़ चुका था। जिसके बाद ये बात अभिमन्यु तक पहुंच जाती है। अभिमन्यु अपने भाई के अंतिम संस्कार में तो नहीं आ पाता है, लेकिन किसी तरह समय निकाल कर घर लौट आता है। माँ, ये सब क्या हो गया? भैया कहाँ? तो भैया मुझसे मिलकर बहुत सारी बातें करना चाहते थे और समय बिताना चाहते थे, लेकिन अब तो भैया ही नहीं रहे। अभिमन्यु के साथ घर के सभी सदस्यों को करण के जाने का बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु को पहली दफा देखकर ही शीतल उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, क्योंकि अभिमन्यु बहुत हैंडसम और बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का था, लेकिन उसकी पत्नी उतनी ही काली थी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भगवान ने मेरे लिए बम्पर ओपनिंग निकाली है। एक पति गया तो दूसरा सामने लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन इस काली कलूटी का क्या करूं? शीतल ऐसा कहती ही है कि तभी कियारा अपनी सास के पैर छूती है। दूधो नहाओ, पूतो फलो और सदा सुहागन रहो। जहाँ तो घर के सभी सदस्यों को बड़े बेटे के जाने का दुख था, वहीं छोटे बेटे का अपनी पत्नी के साथ घर आने की खुशी भी होती है। और अपने इतने हैंडसम देवर को देखकर शीतल भी बहुत खुश होती है और उसके ऊपर पहले दिन से ही डोरे डालने लगती है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा देवर इतना हैंडसम है। तुम तो बहुत कूल हो, अपने भैया से भी ज्यादा। तुम्हें देखते ही मुझे तुम्हारे भैया की याद आ गई। शीतल ऐसा कहते ही रोने लगती है, जिसके चलते अभिमन्यु उसे अपना कंधा देता है। ये सब कियारा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन प्रतिदिन शीतल अभिमन्यु के बहुत करीब चली जाती है, जिसके चलते अभिमन्यु अपनी पत्नी से दूर होना शुरू हो जाता है। जब देखो मेरे पास आने की कोशिश करती रहती हो।
अरे ये मेरे माता पिता का घर है, थोड़ा समझा करो। आखिर आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया। क्योंकि यहाँ पहले जैसा कुछ नहीं है। अपने काम से मतलब रखो, मुझसे नहीं। अभिमन्यु अक्सर अपनी भाभी शीतल के पास ही वक्त गुजारा करता, तो वहीं बेचारी कियारा अपने सास ससुर की देखरेख में लग जाती। एक दिन अचानक से अभिमन्यु को एक बहुत बड़ा लॉस होता है, जिसके चलते उसका सब कुछ नीलाम हो जाता है और उसे अपने परिवार को लेकर एक किराए के मकान में एक ही कमरे के अंदर रहना पड़ता है। माना मेरा सब कुछ चला गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी है और मैंने जो एम्पायर खड़ा किया था मैं उसे दोबारा भी खड़ा कर सकता हूँ। बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। अभिमन्यु कियारा की तरफ ना देखकर बल्कि शीतल की तरफ देखकर कहता है। कमरे में एक तरफ शीतल और अभिमन्यु एक साथ बैठे होते हैं, तो दूसरी तरफ कियारा के ससुर और कियारा सभी के लिए चूल्हे पर खाना बना रही होती है। सभी खाना खाने के बाद सो जाते हैं, यहाँ तक कि अभिमन्यु अपनी भाभी शीतल के बगल में ही लेट जाता है। ये देखकर कियारा को बहुत गुस्सा आता है। आखिर ये जेठानी चाहती क्या है? जब से इस घर में आई हूँ तब से ये मेरे पति को छीनने पर ही लगी पड़ी है। मेरा पति मेरे साथ ना होकर मेरी जेठानी के साथ सो रहा है, और अचानक से मेरे पति को इतना बड़ा लॉस कैसे हुआ, इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा। कियारा जब इस बात का पता लगाती है तो उसे अपने पिता से ये पता चलता है कि अभिमन्यु ने सारा पैसा उसकी जेठानी के ऊपर उड़ा दिया, जिसके चलते उसे बहुत बड़ा लॉस हुआ। ये जानने के बाद वह अपना सामान पैक करके घर छोड़ने का फैसला लेती है। अगले दिन सुबह। अरे कियारा, ये सामान किस लिए और तुम कहाँ जा रही हो? मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं कुछ वक्त के लिए अपने सास ससुर को अपने साथ ले जाऊं। वैसे भी आप मेरी जेठानी के साथ बहुत खुश हो, तो मेरे जाने ना जाने का क्या फर्क पड़ता है। अरे हाँ जाओ। वैसे भी अभिमन्यु तुम्हारी जैसी काली पत्नी नहीं बल्कि मेरे जैसी खूबसूरत पत्नी डिजर्व करता है। शीतल के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही उसके सास ससुर की नजरों में शीतल बहुत बुरी तरह गिर जाती है, जिसके बाद आमोद और सुजाता कियारा के साथ जाने का फैसला करते हैं। कियारा अपने साथ उन दोनों को ले जाती है। कियारा के जाने के बाद शीतल को गरीबी में रहना पड़ता है, जिसके चलते वो बहुत ऊब जाती है और अभिमन्यु को छोड़कर चली जाती है, जिसके चलते अभिमन्यु को एक बहुत बड़ा सबक मिलता है और वह अपनी गलती की माफी मांगने के लिए कियारा के पास पहुंच जाता है। मुझे माफ कर दो कियारा, जिसके लिए मैंने इतना बड़ा लॉस उठाया और तुम्हें ठुकराया। आज वही मेरे पीछे लात मार कर चली गई। हो सके तो मुझे माफ कर दो। कियारा अपने पति को माफ कर देती है, जिसके बाद वह अपने पति और अपने सास ससुर के साथ एक नई शुरुआत करती है। देखते ही देखते सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगती हैं।